Yes, Dipesh. Over to you. Thank you. आज का जो सेक्शन है उसका नाम है क्लियरिंग रिजल्ट्स फ्रॉम द पास्ट एंड आउटलाइन। तो ब्रॉडली जो मुझे मीनिंग समझ में आता है कि हमारे जो पास्ट के जो भी हमने या तो एक्शंस करे या जो भी बातें हमें बार बार आती हैं और हमें परेशान करती हैं, उनको हम उनके संखारा को कैसे हम ठीक कर पाए। With regard to what we can do to clear our inner world, the process of clearing the past as outlined by Buddha is twofold. First, to acknowledge the results of action and to determine not to act in such ways again. Secondly, to spread inclinations of goodwill through the whole system and towards anyone else connected to the actions. तो हमारा जो इनर वर्ल्ड है, जो हमारा मन है, उसको क्लियर करने के जो भगवान ने दो तरीके बताए। एक तो ये है कि जो हमारे रिजल्ट्स ऑफ एक्शन है, हम ये मानें कि जो भी हम कर्म करेंगे उसके फल हमें मिलेंगे। तो अगर हम गलत काम करेंगे तो गलत उनका हमें फल मिलेगा। सेकेंडली, जो पार्ट है कि क्या हम गुडविल और मुदिता, करुणा, इन सबको स्प्रेड कर सकते हैं ताकि जो भी नेगेटिव टेंडेंसीज हैं उनको हम गुडविल से रिप्लेस कर पाए। What needs to be cleared occurs on 3 levels. There are active program actions we keep doing, that there are involuntary tendencies, patterns that lie dormant but come to the surface under the stress or as the mind unfolds in meditation. And finally, there is a self-view, the aspect of self-construction that refers to how we habitually regard ourselves. तो अब किस चीज को क्लियर करना है उसको 3 भागों में जान सुशीतो बता रहे हैं। एक तो हमारे एक्टिव प्रोग्राम्स के हमारा जो एक तरह शायद एक्टिव बिहेवियर है, जो हम हर समय ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं। सेकंड पार्ट को वो एक इनवॉलंटरी टेंडेंसीज कह रहे हैं कि जो नॉर्मली डॉर्मेंट रहती हैं, बट कुछ इवेंट में कि अगर किसी ने कुछ ऐसा कर दिया तो हम एक पर्टिकुलर तरीके से रिएक्ट करते हैं। कुछ ट्रिगर होता है, उस ट्रिगर पे हम एक स्पेसिफिक तरह का रिएक्शन देते हैं। एंड थर्ड वो चीज वो कह रहे हैं कि मेडिटेशन के थ्रू जब हम मन में गहरा उतर पाते हैं तो क्या हम अपने अंदर उस अत्ता भाव को देख के उसको भी खत्म कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, या देख सकते हैं कि ये अत्ता भाव भी एक तरह का मिथ्या है। In all cases, the method entails accessing the patterns and programs in the mind and revealing their tracks with deep attention, and then being mindful of and fully sensing how these conditions manifest. And then we need to meet them skillfully so that a response arises from the intelligence that begins to return through not following the old track. अब हमने जो ये ऊपर 3 बातों की 3 चीजों की बात करी जो हमें क्लियर करने हैं, एक्टिव प्रोग्राम्स, हमारे इनवॉलंटरी टेंडेंसीज और हमारा सेल्फ व्यू। अब अजान सुजीतो उसको क्लियर करने का मेथड बता रहे हैं। तो पहला जो उन्होंने उसके में उन्होंने 4 पॉइंट बोले।
मेथड में पहला पॉइंट बोला कि हम एक्सेस कर पाए उन पैटर्न्स और टेंडेंसीज को, मतलब शायद आप इसको इस तरह से देखें कि हमारा एक पैटर्न प्रोग्राम हो सकता है कि हमें किसी बात पे गुस्सा आता है, तो हम अपनी साधना के अंदर पहले उस चीज को देख पाए एंड रिवीलिंग देयर ट्रैक्स विद डीप अटेंशन। हम फिर एक और जो थर्ड एस्पेक्ट कंडीशंस मैनिफेस्ट, कि हम उसको एक तरह से थॉरली समझ पाए कि किस तरीके से हम उस एंगर में रिएक्ट करते हैं, क्या कंडीशंस हैं जिनकी वजह से वो ट्रिगर होता है। और फोर्थ चीज है कि उसको हम किस तरीके से एक स्किलफुल रिस्पॉन्स से उस ओल्ड ट्रैक को हम रिप्लेस करके एक नया रिस्पॉन्स बना सकते हैं। किस तरह से हम उस ओल्ड पैटर्न्स और प्रोग्राम जिस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं उसको हम चेंज कर पाए। In brief, we establish and firm up a reference to a healthy pattern and then expand awareness so that the bright quality receives, meets, and smooths out the residue of fear, rage, self-hatred, grief, or whatever the chitta hasn't been able to discharge. तो इस वाले पोर्शन को अगर आप ऊपर से कनेक्ट करें, तो हमने जब बात करी कि उन पैटर्न्स को हम अपनी साधना में देख पाए, डीपली समझ पाए कि किस कंडीशंस पे वो आ रहे हैं और क्या क्या हम उन चीजों में करते हैं, और जो रिस्पॉन्स के अंदर अब वो रिस्पॉन्स को थोड़ा सा क्लैरिटी में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पार्ट ऑफ रिस्पॉन्स शायद ये भी है कि हम उसको एक हेल्दी पैटर्न में कन्वर्ट कर पाए, अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड कर पाए और ब्राइट क्वालिटी से हम बाकी अच्छी चीजों से जो ओरिजिनल जो प्रॉब्लम है, जो कि फियर है, रेज है, सेल्फ हेटेड है, ग्रीफ है, उसको हम इन अवेयरनेस से और ब्राइट क्वालिटी से उसको इन चीजों को हटा पाए। This may sound like a lot, but because many impulse and programs move along a few basic tracks, clearing the past is not a matter of focusing on every wild pig that's charged through the heart. It's a more of a case of straightening, uprooting, or leaving its tracks. तो वो कह रहे हैं कि शायद हमें ये भारी भरकम लगेगा कि जो हम ने अभी ऊपर बात करी कि इस तरीके से हमें उन पुराने जो हमारे पैटर्न्स हैं उनको हमें ठीक करना है, बट वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें हर वो चीज जिस पे हम परेशान होते हैं उस पे एक्ट करना है और उसको ठीक करना है, बट हमें उसका एक तरह से रूट कॉज में जाना है और वो जो उसके जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो ये चीज को कॉज करते हैं, उनको हमें उसको ठीक करने की कोशिश करनी है, जिसको वो कहते हैं इट इज मोर केस ऑफ स्ट्रेटनिंग, अपरूटिंग और लीविंग इट्स ट्रैक्स। के जो उनके रूट कॉज हैं अगर हम उनको एक्ट कर लेंगे तो ये जो बार बार जो अलग अलग तरह के ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, बट हो सकता है कि उनका रूट कॉज कुछ कॉमन हो, तो उसको हम ठीक कर पाएंगे। At the most obvious level, that of acknowledging actions and of changing how you are going to act in future, you own up to any unskillful deed you feel you have done, and with deep attention discern the underlying pattern. Remember, it is not a pattern. It's a pattern, not a self. तो इसमें ये कह रहे हैं कि एक जो ऑब्वियस तरीका है उसको देखने का कि हम एक्नॉलेज करें कि ये एक
अनस्किलफुल एक्शन है, ये एक अनस्किलफुल डीड है और ये हमसे हुई है और फ्यूचर में हम उसको नहीं करेंगे और उसका हम डिसर्न करने की कोशिश करें कि उसका अंडरलाइन पैटर्न क्या था जिसकी वजह से हमने ये अनस्किलफुल काम किया था। एंड रिमेंबर इट्स ए पैटर्न नॉट ए सेल्फ। तो इसको वो ये कह रहे हैं कि कई बार जब हम चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं तो हम कई बार ऐसे बोल देते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं ऐसा क्यों हूँ? तो इसमें एक इन्हेरेंट असम्पशन चल रही है अत्ता की। तो वो कह रहे हैं कि इसको आप अत्ता की तरह ना देख के इनको एक पैटर्न की तरह देखें कि ये एक हमारे मन में पैटर्न एस्टेब्लिश्ड है और जब वो उस पैटर्न को फ़ॉलो करा तो एक वो अनस्किलफुल डीड हुई और उस अनस्किलफुल उसको आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इस पैटर्न इस अंडरलाइन पैटर्न की वजह से ये अनस्किलफुल डीड हुई और फ्यूचर में आप ऐसा इस अनस्किलफुल पैटर्न को छोड़ने की कोशिश करेंगे या इसको अनस्किलफुल पैटर्न को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। और जब ये हमने आउटर लेवल पे करा तो अब वो थोड़ा शायद मन के लेवल की बात कर रहे हैं। Widen attention so that chitta can step back from that pattern, at the same time stabilize the mind in energetic feel of resolve so that awareness is strengthened, then a resolution that's made with stick. Then a resolution that's made with a stick. In this way, you block off the excess and nourishment for the bad habit and its tracks begin to fade. तो अब फिर कह रहे हैं कि जब हम ये एक तरह से एक्नॉलेजमेंट करें कि आगे से ऐसा ना करेंगे तो उसमें हम अपनी अवेयरनेस को वाइड करें और अपने मन में उस अवेयरनेस की वजह से जो एनर्जेटिक रिजॉल्व हम ला रहे हैं उसको हम स्ट्रेंथन करें और इससे हम इसको हम जो है एक कोई फोर्सफुल तरीका नहीं है कि एक हम अपने को कुछ डंडे की जोर पे हम अपने मन को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं बट उसको अवेयरनेस और एक एनर्जेटिक रिजॉल्व के थ्रू हम उस बैड एक्शन बैड पैटर्न को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इस जिसको यहाँ पे कह रहे हैं कि बैड हैबिट एंड इट्स ट्रैक्स बिगिन टू फेड कि जिस ट्रैक्स पे वो बैड हैबिट चलती है उसको हम तोड़ पाए कि वो बैड हैबिट दोबारा से ना वो ट्रैक्स होंगे तो वो बैड हैबिट मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि वो हमने वो ट्रैक्स को ही वो कर दिया। Following on that, the general theme of practice is to spread kindness, metta, compassion, karuna, appreciative joy, mudita, equanimity, upeka into the chitta's field. Collectively, they are called the mayerless apamano or celestial abiding brahmvihara. तो इसको भी आपको थोड़ा सा पीछे से ही कनेक्ट करके अगर जोड़ रहे हैं कि अगर आपने रिजॉल्व करा कि वो अनस्किलफुल रीड हम दोबारा नहीं करेंगे और अपने एक अवेयरनेस लेके आए तो उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि ये जो 4 ब्रह्म विहार हैं उनको भी हम अपनी प्रैक्टिस में उसी समय उतार पाए जिसको उन्होंने जो 4 ब्रह्म विहार हैं मेत्ता का, करुणा का, मुदिता का, उपेक्षा का, जिसको अपमानो, मयरलेस और सेलेस्टियल अबाइडिंग ब्रह्म विहार भी कहते हैं। In a more down to earth terms, accessing them means touching into the felt sense and tone of emphatic qualities and then lingering in and strengthening the chitta with them. When the heart feels full, it's natural and easy to steadily extend its awareness towards beings you feel you may have affected or towards your own heart if it has been infected in some way or another. तो इसमें जब ये इसी ऊपर वाले पार्ट को
कंटिन्यू करके कह रहे हैं कि इन भ्रम विहारों को आप अपने फील कर पाएं और एक मन में उन क्वालिटीज को टच कर पाएं और उनको हम एक तरह से उनकी एक अपनी मेडिटेशन में कॉन्टिन्यूटी बना पाए, लिंगरिंग इन, जिससे कि हमारा जो मन है, चित्त है, वो स्ट्रेंथन हो पाए, स्टडी हो पाए और उसके बेसिस पे हम उसको स्प्रेड कर पाए उन लोगों की तरफ जिनको हमने अपने रॉन्ग एक्शन से इफेक्ट किया था, या अपनी तरफ अगर हमारा मन जो है वो किस तरह से आघात है उस बैड एक्शन की वजह से. So you collect an unskillful deed you have done towards another, considering how you feel if you were them, or towards a person you may have been at that time. तो उसी को प्रैक्टिस में जब हम देख रहे हैं कि अगर किसी ने आपने जब अनस्किलफुल कोई डीड करी थी किसी और के प्रति, मान लीजिए कि हमने किसी को गुस्सा करा था, तो हम अपने मन में ये लाने की कोशिश कर सकते हैं कि उसको कैसा फील हुआ होगा उस जब हमने उसको गुस्सा किया था और उसने हमारे बारे में किस तरीके से सोचा होगा. तो अवेयरनेस से हम उस सिचुएशन को देख पाए और फिर उसको भ्रम विहार को हम इन सिचुएशन में यूज कर पाए. और एंड व्हेन यू रिमेम्बर, एंड फिर उसको वो ऑपोजिट तरीके से भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ने अगर आपको कुछ बुरा कहा था तो उसको भी आप समझ पाए कि उस समय उनकी क्या मेंटल स्टेट थी, आपकी क्या मेंटल स्टेट थी, और फिर उस पूरी सिचुएशन को आप किस तरीके से गुडविल से स्प्रेड कर पाए और नॉन अवर्जन से स्प्रेड कर पाए. एंड when you remember being the object of others' abuse or lack of empathy, you do much the same. You take the impression of who you feel you have been and who you feel the other has been and suffuse the entirety with goodwill or at least with non-aversion. अब यहाँ पे एक्चुअली वो एक बहुत ब्यूटीफुल फ्रेज यूज कर रहे हैं, सेल्फ एंड अदर, जिसको वो संन्यास संखार तरीके से कह रहे हैं. सेल्फ और अदर को वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी हम अत्ताभाव बनाते हैं तो उस अत्ताभाव में ऐसा नहीं है कि हमने खाली अपने अंदर मैं जगाया, हमने उस मैं के साथ साथ हम एक बाहरी दुनिया में भी एक डिफरेंस पैदा करा कि मैं यहाँ हूँ, बाहर कुछ अलग है. तो हमने रियलिटी को दो तरीकों में तोड़ दिया अपने संखारा में. तो उसको वो किस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं वो बता रहे हैं. The practice covers both ourselves and others because in heart, self and others are just the forms that arise from sanya and sankhara. कि इन शायद रियलिटी में आप और जो सामने वाली व्यक्ति हैं एक सिचुएशन में, वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम इंडिपेंडेंटली अपने आप को तो ठीक कर लें, बट सामने वाले बंदे को अगर आघात पहुंचाया तो उनकी तरफ हम ध्यान ना दें. तो इंटरडिपेंडेंट और कनेक्टेडनेस के तरीके से हम चीजों को देख पाए. they are also interdependent. That is, our personalities are established, molded, dependent upon who we customarily interacted with, such as parents, peers, and colleagues. And it is through the eyes of our personalities that we regard or define ourselves. कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो खाली अकेले में नहीं बनती हैं और वो अलग अलग सिचुएशंस में बनती हैं कि जब हम अपने पेरेंट्स से या अपने पीयर से या कोलीग से इंटरेक्ट करते हैं
तो उनके साथ हमारी एक पर्सनैलिटीज डेवलप होती हैं. And when the personalities are embedded, and when the personality has an embedded mistrust or hostility pattern, it projects that on others. Granted, many people can exhibit forceful or intimidating mannerism, but when your buttons get pushed by a few words or glances, or even just by their status, then you know you have stuff to clear. Otherwise, you will keep that tracks of inferred hostility open and well trodden. तो उसको एक ये इंटरडिपेंडेंसी के थ्रू वो ये कहना चाहते हैं कि उस जब भी हमें हमारा को एक डिफिकल्ट सिचुएशन आती है कि अचानक से किसी ने हमें कुछ कह दिया और हमें एकदम कहीं से अंदर से गुस्सा आ गया, या हमने किसी किसी ने हमें घूर के देखा तो सडनली हमारे अंदर कुछ ट्रिगर हो गया. तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो उसमें हमें जो अपने मन को क्लियर करना है, उसमें हमें इस पूरे रिलेशनशिप को सामने रखना पड़ेगा. ये शायद कोई अकेले की बात नहीं है जिसके लिए वो यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट होने की बात कर रहे हैं. उसको ऊपर वाले सेक्शन से जोड़ने की बात करें तो वो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि किस तरीके से हम पूरी सिचुएशन में समझ पाए कि जो भी हुआ था उसमें एक मुदिता का भाव ला पाए उनकी तरफ भी और अपने तरफ भी. तभी हम वो अनस्किलफुल डीड या अनस्किलफुल जो पैटर्न है जो भी एस्टेब्लिश हुआ उसको हम तोड़ पाएंगे. The process of clearing entails our capacity to suffuse or pervade the chitta with happy ripples and waves. This entails a soft or slow expansion of awareness throughout the body and heart. It is a meditative training based on understanding that where awareness goes, energy goes. Awareness is the primary intelligence of chitta. It is through this the ignorance is removed. तो इस प्रोसेस में जो क्लियरिंग वाला जो एस्पेक्ट है जिसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम उन पैटर्न्स को, उनके जो ट्रैक्स हैं उनको क्लियर कर पाए, उसमें हमें अपने चित्त में हेल्दी रिपल्स और वेव्स की जो बात कर रहे हैं उनको शायद आप ब्रह्म विहार के रूप में भी देखें कि हमें उन्हें चित्त में ब्रह्म विहार लेके आने हैं. तो उसके अंदर भी बात हो रही है कि हम अपने मन में, अपने शरीर के प्रति और अपने मन में भी पूरी अवेयरनेस ला पाए और वो अवेयरनेस को उस एक एनर्जी के थ्रू इक्वेट कर रहे हैं कि जब अवेयरनेस रहेगी आपके पूरे मन में और शरीर में, और उसमें जब आप अपने चित्त में ये ब्रह्म विहार रखेंगे तो उससे ही जो इग्नोरेंस है वो रिमूव हो पाएगी. In terms of practice, you don't go into the tangling of energies of ill will, craving, or despond, but stay wide and steady around with them. With reference to the bodily aspect of patterning, you slowly extend awareness through the entire body so that the refined energy of breathing and uncontracted quality of awareness clears hindrances. This generates bright states of rapture and ease, and the mind settles in samadhi. तो essentially वो ये कह रहे हैं कि जो भी टैंगलिंग एनर्जीज हैं, जो भी हमारी एंगर की टेंडेंसीज वगैरह एनर्जीज हैं, उनको पकड़ने की बजाय हम एक अवेयरनेस से उनको देख पाएं और मेडिटेशन में जैसे वो कह रहे हैं कि अवेयरनेस को कल्टीवेट कर पाएं और ब्रीदिंग मेडिटेशन के थ्रू, अवेयरनेस ऑफ ब्रीदिंग के थ्रू हम अपने अंदर रैप्चर और एज ला पाएं और अपने मन को समाहित कर पाएं और एक तरह से नेचुरल समाधि में जा पाएं. In terms of heart, the suffusion of the intention of kindness or compassion or appreciative joy or equanimity, so that the contracted
or soar energy unfolds into the beautiful, abiding, abundant, exhalated, immeasurable, free from hostility and ill will. तो वही के जो 4 ब्रह्म विहार हैं, किस तरीके से उसको हम अपने अवेयरनेस में ला पाएँ और अपनी मेडिटेशन से जोड़ पाएँ और एप्रिशिएटिव जो ये रैप्चर और एज है, उसमें आ पाएँ। और जो इन क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं ब्रह्म विहार्स की, जो भगवान कहते हैं अबंडेंट, एक्सिलेटेड, इम्मेरेबल, फ्री ऑफ हॉस्टिलिटी एंड इल विल। Although they have different approaches, their combined cultivation is the kamma that generates a great heart के ultimately वो एक कुशल चित्त और एक अच्छे चित्त को लेके आ पाता है। In referring to the Brahmavihara states, the Buddha uses simile of someone blowing the conch to evoke the way that radiates and suffuses the atmosphere. Exactly what tune one plays depends upon the distortion one is healing. There is a bleak. So यहाँ पे बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से भगवान एक सिमली देते हैं कि ब्रह्म विहारस जो हैं वो एक शंख बजाने की तरह है। अब आपने शंख को और शंख बजाने से पूरा एटमॉस्फेयर में जिस तरह से उसकी एनर्जी घूमती है, तो उस तरह से ब्रह्म विहार से आप अपने पूरे चित्त के अंदर उसको उस पूरे ब्रह्म विहार को लेके आते हो। अब जिस तरह से शंख बजाने में आप अलग-अलग ट्यून्स निकल सकती हैं, तो उसी तरह से जो ये ब्रह्म विहार्स हैं, वो अलग-अलग उनका जो यूज़ हो सकते हैं, वो एक अलग-अलग हीलिंग के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब उनको वो बता रहे हैं कि कौन-सा ब्रह्म विहार किस चीज़ के लिए है। There is a bleak have to do it on my own hardness that needs the nourishing quality of काइंडनेस। अपने ऊपर काफी बोझ ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब तो मुझे ही करना पड़ेगा, तो उसमें वो कह रहे हैं कि आपको काइंडनेस के ब्रह्म विहार को लेके आना है। अदर टाइम्स इट्स अ हार्ट्स इरिटेटेबिलिटी और वल्नरेबिलिटी कि हम किसी चीज से इरिटेट हो रहे हैं या हमें किसी से डर लग रहा है, तो किसी चीज से वल्नरेबल हो रहे हैं, तो वहां पे हमें कंपैशन का ब्रह्म विहार लेके आना है। The protective energy की उसको compassion protective energy कह रहे हैं, and sometimes it's a case where we recognize the harm that comes from neglecting what is good in ourselves or others, or even though taking others for granted, then the intent of appreciative goodness arises के कई बार हम दूसरों की खुशी में कुछ नहीं हो पाते और कई बार जो हमने खुद अच्छा काम करा होता है उसको लिए भी हम उसको इग्नोर कर देते हैं और उस अपने हमने जो खुद अपने अच्छी डीड्स करे हैं, तो उनकी तरफ भी हम किस तरह से एप्रिशिएटिव गुडनेस ला पाएँ। It is important not to neglect this. The stream of good deeds that you do, the kind words that just seemed natural but were the right thing at the right time, the acts of courtesy, generosity that others people manifest. It is important not to overlook appreciation because we often do. कि हम जो भी अच्छा काम हमने करा है या जो अच्छा काम और लोग करते हैं, हम बहुत आसानी से उसको ओवरलुक कर देते हैं, बट उसका एक एस्पेक्ट है कि हम उसको ओवरलुक ना करें और उनको एक अप्रिशिएट कर पाएँ। और एंड में वो इक्वानिमिटी को समझा रहे हैं कि इक्वानिमिटी होल्ड्स एम्पैथिक स्पेस एंड अलाउज थिंग्स टू अनफोल्ड। तो बेसिकली इक्वानिमिटी में हम पास में काफी लोगों ने विपश्यना करी हुई है। उसमें जब हम कहते हैं कि समता से चीजों को देख पाए, तो होल्ड्स एम्पैथिक स्पेस एंड अलाउज थिंग्स टू एक्सपोल्ड के जो चीज जैसी है उसको अनफोल्ड होने दे, उसको हम डिस्टेंस से देख पाए। इट डजंट आस्क फॉर रिजल्ट्स बट अट्यून टू हाउ थिंग्स आर हियर एंड नाउ, कि इस समय जो जैसा है उसको वैसे ही देख पाए। इट इज वेयर it is where the issue of self comes to end as we understand Kamma. With it, we realize ultimately no one did anything. It's just the patterns and programs get established based on reckless actions and on what each person has done to them. कि वो कहते हैं कि जब हम इक्वानिमिटी में असली में देख पाते हैं कि ये पैटर्न्स और प्रोग्राम्स ही हैं जो एस्टेब्लिश होके एक रेकलेस एक्शंस
जब उनके थ्रू होते हैं तो वो गलत एक्शंस होते हैं, तो उसको जब उस तरीके से हम इक्वानिटी में देख पाते हैं तो अत्ता भाव भी धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है. In a world in general, there is a huge inheritance of psychological programs based on violence, and तो इसमें जो I think एक ये लास्ट पार्ट ये जो इस सेक्शन का, वो एसेंशियली वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक एग्जांपल देखिए कि अगर किसी सोल्जर ने एक वॉर देखी है, उसमें अपने साथियों को मरते हुए देखा है, तो उनका जो कई बार होता है कि वो एक मन में टरुमा रह जाता है उस इवेंट के प्रति, तो उसकी तरफ कुछ बात करते हुए वो बता रहे हैं. इन ए वर्ल्ड इन जनरल there is a huge inheritance of psychological programs based on violence, deprivation, and who knows where all that began. कि कितने सारे लोगों को उनकी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरना पड़ा कि अगर कोई बच्चे के घर में वायलेंट पेरेंट्स रहे, उनका चाइल्डहुड थोड़ा वायलेंट रहा, कुछ डिप्रिवेशन रहा, तो वो एक तरह का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ता है हमारे चित्त के ऊपर. Under the pressure of desperate need and hopelessness in the context that is starved of goodwill or is abusive, chitta gets distorted into compressed and is only experiences relief in the blaze of brutality. के उन situations में जब किसी का पास्ट का एक्सपीरियंस काफी एब्यूजिव रहा है, तो चित्ता एक तरह से स्टार्व हो जाता है गुडविल का. वो एक ऐसा नेचर बन जाता है कि इंसान को रिलीफ ही मिल खाली रेज में, गुस्से में ही, ब्रुटैलिटी में ही खुशी मिलती है. इसको थोड़ा-सा मैं अगर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके इक्वेट करने की कोशिश करूँ कि कई बार जो मूवीज़ मिलती हैं, कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा वॉयलेंस होती है, बट देख के कई बार हमें एनर्जी फ़ील होती है उन मूवीज़ को. तो अगर हम कोशिश करें कि क्योंकि हम गुडविल के शायद स्टार्व्ड हैं, तो इसलिए शायद वो मूवीज़ के ब्लेज़िंग रेज और ब्रुटैलिटी में हम अच्छाइयाँ ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं. For example, say your father got brutalized by being in the war. This led to bout of depression, rage, and drunkenness. You picked up the results of that and were insecure, become abusive towards yourself and incentives to others. कि अगर आप घर का एटमॉस्फेयर ऐसा रहा कि मान लेते हैं कि आपके फादर वॉर से आए थे और वो डिप्रेशन में रहते हैं, या उनको बहुत गुस्सा आता है, या वो उनकी ड्रिंकिंग हैबिट बन गई, तो घर में जो बाकी लोग हैं, जो बच्चे बड़े हुए, वो कई बार उन एब्यूजिव नेचर्स की वजह से उनके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है और वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं बाकी लोगों की तरफ. When, where and when do these cycles of violence and punishment reverse end? Only when we regard ourselves and our own and other people's action empathically in terms of cause and effect. That regard is equanimity and most reliable base for action. के ये चीजें कब खत्म होंगी? जब हम चीजों को कॉज एंड इफेक्ट के रूप में देख पाएंगे कि अगर हम कुछ गलत एक्शन करेंगे तो उसका रिजल्ट गलत ही होगा. That regard is equanimity and most reliable base for action. के उसको हम फिर इक्वानिमिटी से चीजों को अल्टीमेटली देख पाए एज ए बेस ऑफ एक्शन के, उस तरीके से हम ऑपरेट कर पाए. तो आज की बुक रीडिंग में यहाँ पे स्टॉप करता हूँ. कोई क्वेश्चंस किसी के? वो एक जो सेक्शन था ना जहाँ उन्होंने पिग का कुछ बात कही थी, we can go to that once. It was towards the end of a page. Right.
मुझे ये बात थोड़ी क्लियर नहीं हुई. ये तो समझ में आया कि सेइंग कि हर ही प्रोग्राम को you don't need to attend to every single impulse. That's a lot. But what is he saying in terms of it's more a case of straightening, uprooting or leaving its tracks? बेसिकली मेरे को जो समझ में आया इस पर्टिकुलर पॉइंट से कि rather than focusing on anger, आपको उसके पीछे जाके उसका रूट देखने की कोशिश करना है कि इन चीजों की वजह से ट्रिगर होता है. हम क्या चीज अंडरलाइंग जो है शायद वो आपको ट्रबल कर रही है कि आपको वो इस तरह के रिजल्ट निकल के आते हैं आपके जिससे कि एंगर आता है या इस सिचुएशन में ऐसे करते हो. तो स्ट्रेटनिंग एंड अपरूटिंग लीविंग इट्स ट्रैक्स के क्या ट्रिगर पैटर्न्स हैं जिन पे दौड़ता हुआ गुस्सा आता है और वो आपको पूरा शायद बहा ले जाता है. तो किन चीजों से वो शुरू होता है या कैसे स्टार्ट होता है. तो अगर वहां उस बेस पे शायद अगर हम अटैक कर पाए तो उसको रूट कॉज से हम रिमूव कर पाएंगे. Anyone else wants to offer their understanding? मुझे लगता है वो एक सिमिली इन्होंने पहले यूज की थी कि पिग्स के भागने से, इंपल्सिवली भागने से एक रास्ता कैसे बन जाता है. पहले एक पिग भागता है, फिर कोई और जानवर जाते हैं, फिर मनुष्य जाते हैं, तो वो रोड ही बन जाती है. तो एसेंशियली आई थिंक वही सिमिली को एक्सटेंड कर रहे हैं कि instead of running widely on the same track, okay, you see that there is a possibility of a track here, and उसको थोड़ा ठीक कर दो. जहाँ पे वो घास थोड़ी टेढ़ी हो गई है उसको सीधा कर दो. Something like that. I don't know whether I have right or wrong saying that, but yes, ultimately it boils down to what you are saying. ये एक्चुअली मैंने स्क्रीन पे शायद हो रहा है एक्शन सेक्शन हाईलाइट करा है जो आप शायद कह रहे हैं कि to use an analogy, a wild pig alarmed or excited by something or another darts and through the undergrowth in a forest. It thereby creates a track. Other pigs and deer see the track and walk down it. The track widens and becomes established. You're wandering through the forest, see the track, and as it represents an easy way through the undergrowth, you also use it. The track becomes a path and eventually a road, and cars drive on it, so that even when the forest is cut down, there is no way to travel. You're not familiar with the wider trajectory. Eventually becomes a road, is convenient, you build your house inside it. That's how it is. The mind keeps running down Sankhara tracks that we establish through careless impulse and or by chance or by other people. Yeah, I think maybe the second part which we read today वो इससे ही कनेक्टेड है कि हमारे जो संखाराज के जो ट्रैक बन जाते हैं इग्नोरेंस के बेसिस पे उनको कैसे हम देख पाए और क्लियर कर पाए. लेकिन जो आपने पिग का जो अभी इस्तेमाल है और उसका वो दोनों अलग अलग संदर्भ हैं. जो यहाँ पे पिग इस्तेमाल हो रहा है, focusing on every wild pig that is charged to the heart. This is basically, I might have done so many things in my past. अब मैं उन सबको लेकर के तो नहीं बैठ सकता. It is more a case of straightening, uprooting or leaving its tracks. मतलब जो कुछ हुआ उन सबको लेकर के बैठना, मतलब उस पे फोकस करना या उसी पे, it is basically that I have decided that yes, now I will, जैसा उन्होंने अभी बताया कि remember it is a pattern and not self. That is an important thing which has been said. So this happened, and therefore now I don't have to
just keep my attention only on that. It's basically to uproot and leave the track. That is what it means, as far as I understand. Because Sanya and Sankhara, awareness is the primary intelligence of Chit. So if I'm aware today and if I understand now, my awareness has developed, so that pattern will not develop again. Anji, I think But I have to ensure that old track is not followed. That is what is also being said. yes, basically जो patterns और programs हमने बना लिए हैं और उन पे हम follow करते जाते हैं, हाँ, उनको follow ना करें, मतलब वो जो ट्रैक है उसको फॉलो न करें, उस हाँ, ट्रैक से हटे. उस track से हटें. कैसे हटेंगे जी? कैसे हटेंगे? Awareness. We have developed quite good awareness and we understand now. और चित्त जो है वो उसको स्ट्रेटन किया हुआ है और वो बात समझ में आ गई है कि इसमें जो जैसे ये कहा हुआ है कि एक तो हम एक्नॉलेज कर पाए कि हमने ये गलत काम किया और ये अनस्किलफुल डीड करी, उसको समझ पाए और उसका एक रिजॉल्व ले पाए कि हम आगे से ऐसे काम नहीं करेंगे. बिल्कुल. और सेकंड रिजॉल्व टिकेगा कैसे? हम लोगों ने कितनी बार रिजोल्यूशन किया है कि गुस्सा नहीं करेंगे. ये है ना, तो एनर्जेटिक फील्ड टू रिजॉल्व सो दैट अवेयरनेस इज स्ट्रेंथन. मेरे ही मत जाओ, बताओ ना, अवेयरनेस को स्ट्रेंथन करते हैं. जब करोगे क्या कि आपने रिजॉल्व नहीं किया, गुस्सा नहीं करना. सती 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 सती. But practice sati for what? Sati to the extent that you can feel the arising of feeling. Yes, yes. And not react to it. Why will not react to it? When you have an appropriate pragya, your wisdom. Yes. Without that, nothing is going to happen. Right, right. No? So basically, it is, in other words, practice remains the same. Just to say that I have awareness, it doesn't mean anything. We have been practicing awareness for decades. The issue is there has to be a comprehensive combination of Shil, Samadhi and Prajna. All the three have to be there. जैसे उन्होंने कहा कि कोई काम गलत हुआ है, तो शील की कमी के कारण गलत हुआ ना बेटा, या समाधि की कमी के कारण गलत हुआ ना. हमसे बोल दिए समाधि नहीं थी, हमने कुछ बक दिया, कुछ कह दिया, मैंने कुछ बुरा लग गया. वो चीज है, बेसिकली वही है. इट इज expression is in different terms. So kindly don't draw limited conclusions from that. That's what I'm trying to say. So wisdom. Vidya. And मैं लिखा था ना straightening and क्या words use किए थे? Straightening. And दीपक, तो straighten कैसे होगा चित? Straighten होगा पन्या से, wisdom से. प्रज्ञा से होगा. That is it. शील समाधि प्रज्ञा तीनों का इम्पोर्टेंस है ही, उसमें तो इम्पोर्टेंस कैसे रिमूव होगी? सिर्फ रिजॉल्व करने से इग्नोरेंस नहीं रिजॉल्व होने वाली. मैं आगे से ये आदत छोड़ रहा हूँ, ये वाली आदत में छोड़ रहा हूँ, मैंने रिजॉल्व कर लिया, करके देख चुके हैं बहुत बार. तो हाँ, जो ये ब्रह्म विहारों की बात है, ये सब हमारे को सॉफ्ट करने के लिए, हमारे मन को सॉफ्ट करने के लिए, मन में प्रेजेंट अबाइडिंग. क्योंकि हम गलत काम करके फिर दुखी होते रहते हैं, अपने प्रति करुणा नहीं करते, अपने प्रति मैत्री. दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी शुड डेफिनेटली रिमेंबर टू डू दैट, बिकॉज वी शुड नॉट टेक थिंग्स पर्सनली. बट व्हाइल वी से दैट, इट आल्सो डज नॉट मीन दैट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शंस. तो दोनों बातें साथ साथ चलती हैं. ऑन वन हैंड
we are not taking things personally. On the other hand, we are responsible for our actions. Both the things have to go hand in hand. So that is the paradox which we have to resolve. Because otherwise, we will not feel responsible for anything which we do. And the key is a conditionality, see conditionality हो. बहुत ख्याल रखने की. Those things are very crucial. When we read Many a times there are situations wherein, जैसे द्वेष के बारे में कि भाई आप द्वेष नहीं करना चाहते, and a very classic example I am going to give you. I have a neighbor who keeps her trash box outside her flat on the staircase. We live in the flats. I requested her not to keep it there, keep it inside. She said, I will not keep it inside. I said, but you understand that कल ये मच्छर आएंगे मेरे को. मैंने कहा तो मुझे भी तो आएंगे मच्छर. She did not understand it, and she banged the phone. So I kept on thinking about it, and it is still like that. पहले पहले बहुत aversion हुआ, बहुत बुरा लगा, काफी द्वेष भी जागा, काफी भीतर क्रोध भी जागा, लेकिन फिर धीरे धीरे अपने को आपको समझाया कि वो तो मानेगी नहीं, तो मैं जलता रहूं इस बात पे. So wisdom prevailed upon me, and I decided not to think about it, though it is there, and so I'm quite comfortable now. So I think we really generate in ourselves. खुद को दुखी खुद ही करते हैं. This I understood. रविंदर जी, हमें तो ये सिखाया गया है कि अगर किसी के प्रति द्वेष हो तो उसके प्रति भी मैत्री करो. हाँ, तो आप अपनी जो पड़ोसी है, पड़ोसन या पड़ोसी है, उसके प्रति भी आप जो है मैत्री का अभ्यास करो. Then you are more in a pleasant abiding state. Deepak ji, she sent her daughter-in-law and her grandchild to my house to find out how I have done my house interiors. Okay. I gave her all the maitri that I had in me, in spite of whatever had happened between the mother-in-law and me. So that is in our sanskar. We are different people altogether. But हाँ, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि मन पीड़ित हो जाता है. नहीं, पीड़ित मैं कहा जी, पीड़ित तो हो ही जाता है, लेकिन we have to come out of that pain. Yeah, although it is difficult, sometimes it is very challenging task. That's right. That's right. मेरा एक और सवाल है कि and it's going back to what sir also said about ब्रह्म विहार. तो यहाँ पे जब दीपक पढ़ रहे थे तो मुझे यही लगा कि जब हम संस्कार को निकालने की, उसको ट्रैक को रिमूव करने की बात कर रहे हैं, then why is it being related to Brahma Vihar, almost like filling it up with Brahma Vihar? एक चीज जो चली गई तो fill it up with Brahma Vihar. And sir, अभी आपने कहा कि that's to soften our minds and hearts because we tend to be so self-critical. So if somebody does not have a tendency of that, let's say, तो क्या वो व्यक्ति जब अपने ऐसे संस्कारों पे किसी पे काम कर रहा है, do they not necessarily have to then as in, like a method, practice Brahma Vihar in this process of Sankara uprooting? Well, I'm trying to understand what is its role here, because मैं actually ऐसे anticipate कर रही थी कि ये कहेंगे कि ऐसे ऐसे आपने track को मिटाया, and then it's leading to more pragya, and then that can be further used to uproot further Sankara. So that's why the question. एक चीज जो मुझे लगती है आपके आंसर में, पूरी जो मेडिटेशन की जर्नी है, that should be calm, peaceful, enjoyable. And then we also know that there are situations जहाँ पे मैंने गुस्सा जगाया,
एंड मैंने उसका मेडिटेशन में ध्यान में बैठा और उसका रूट देखा, उसका जो कारण था उसको निकालने की कोशिश करी. But at end of the day, in this whole process of meditation, I eventually should feel good, that rapture should arise, calmness should arise. Then only the samadhi will get established. Without a calm mind, if the mind is agitated by looking at the track and the events and finding the root cause, and eventually if we are not able to make our mind calm, the mind will not settle in. So that's where the role of Brahm Viharas are. And many times in Brahm Viharas, हम उसको बाहरी दुनिया में तो कई बार लगा देते हैं बहुत आसानी से, बट उसका एक बड़ा रोल हमारे अपने अंदर भी है कि अपने मन को कितना शांत कर पाए और अपने आप पे कितने हम ब्रह्म विहार लगा पाए. कितनी बार हमने कुछ एक्ट ऑफ काइंडनेस करते हैं, बट वो हम उसको एक छोटी सी मान के इग्नोर कर देते हैं और उसको उसमें रिजॉइस नहीं हो पाते. तो वहां पे आई थिंक एक इवन इफ अगर आप आउटर नहीं देख रहे तो पहले इनसाइड तो उनको अप्लाई करने की बहुत जरूरत है. दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग. मेरा थोड़ा सा व्यू डिफरेंट है दीपक जी, कि ये जो हम अगर एक्ट ऑफ काइंडनेस करते हैं तो इसके ऊपर हम अपने आप को बार बार क्यों रिफ्लेक्ट करें. हमने काम किया, रिफ्लेक्ट करेंगे तो अपना हम अत्ता स्ट्रॉन्ग करेंगे ना. हमने जो अच्छा काम किया कर दिया, बस नेकी कर कुएं में डाल. नहीं सूरी जी, उसको एक्चुअली रिफ्लेक्ट करेंगे ना जी, तो फिर उसमें अत्ता भाव स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएगा क्या? एक्चुअली मैंने एक्चुअली बुक पूरी नहीं पढ़ी, जितना मुझे बुक का प्रीफेस भी समझ में आया था. सबसे पहले जो भी आपके माइंड में अगर अनस्किलफुल टेंडेंसीज हैं, उनको स्किलफुल टेंडेंसीज से पहले आपको रिप्लेस करना है और उसके बेसिस पे आपको अपनी मेडिटेशन को आगे प्रोसीड कराना है. मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी मेडिटेशन में मन को इवेंचुअली काम होना, स्थिर होना बहुत जरूरी है, जिसके बेसिस पे ही फर्दर इनसाइट्स डेवलप होंगी. तो इट इज जस्ट ए प्रोसेस जिसके थ्रू आप गुजर रहे हैं. और जो आप बात कह रहे हैं उसमें डेफिनेटली अच्छा भाव है, बट अगर हम खाली उसको थोड़ा सावधानी से करें कि ईगो नहीं जगा रहे, बट अपने अंदर जो नेगेटिव टेंडेंसीज हैं उनको शांत कर रहे हैं, उस लेवल पे देख पाए तो एक काम करने का तरीका बन सकता है. आज की रीडिंग में somehow I did not, I mean I'm finding it a little difficult to relate with जो आप कह रहे हैं दीपक, because शायद ट्रांक्विलाइजेशन की बात तो यहाँ पे नहीं हुई है. And what I'm at least interpreting from what you said is that, you know, to calm down the mind, which didn't seem to be the intent here. It was almost like a process where he said कि आप अपने किसी संकार पे काम किया and then you उसके बाद आप ब्रह्म विहार की प्रैक्टिस करो. बेसिकली ये कह रहे हैं ना, इट इज इम्पोर्टेंट टू नॉट नेग्लेक्ट दिस, the stream of good deeds that you did do, the kind words that just seemed natural but were the right thing at the right time, the act of general courtesy that others people manifest. It is important not to overlook appreciation because we often do.
sometimes it is a case whereby we recognize the harm that comes from neglecting what is good in ourselves or others, even through taking others for granted. Then the intent is to appreciate goodness can arise. तो यहाँ पे वो तो अपनी बात भी कर रहे हैं ना कि आप अपने प्रति भी तो मैत्री रख पाए. Yeah, and exactly. My question is ki, why is he talking about this here in the context of संखार को जो क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जो वो एक मेथड दिया ना सेल्फ एंड अदर, तो वो ये कह रहे हैं कि थिंग्स आर इंटरडिपेंडेंट. तो आपको अपने ऊपर भी काम करना है और सामने वाले के प्रति जो भी है उस पे भी आपको काम करना है. तो वो दोनों तरीके से चीजों को देखने के कह रहे हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जो है उन सिचुएशंस में डेवलप हुई है कि किस तरीके से this is our personalities established mounted dependent upon who we customarily interacted with, such as parents, peers and colleagues. तो उन situations में आपको दोनों साइड पे शायद वो एक्ट करने की बात कर रहे हैं. मुझे तो ये समझ में आया. शायद एसपीजी भी इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं. मैं ये कहना चाहता था कि the takeaway lesson from today's reading for me is that somehow you have to keep making efforts to purify your intentions, because हम जो भी करते हैं ultimately एक intention हमारे उसके पीछे होती है. उस intention को कैसे धीरे 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 purify किया जाए, and I think he has suggested some of the means to do it, and ultimately he reaches a conclusion that the best place to base the intention on is equanimity. That's a kind of takeaway message for me. That's the sense I also get. Yeah. Somehow I didn't get that sense. मुझे ऐसा लगा कि he's using it as a method within the whole sankhara uprootment process ki you become aware of your pattern, then वो तीन की बातें उन्होंने उसके अंदर बताई, and then he's saying कि because your patterns emerge from a relationship because of interdependence, so therefore आप अपने ऊपर और दूसरे पे काम करने के लिए you employ the ब्रह्म विहारस. ऐसी बात मुझे समझ में आई. हाँ, बट उसको वो जो एंडिंग कर रहे हैं ना, वो सबसे एंड में इक्वानिमिटी जो लेके आ रहे हैं और इक्वानिमिटी की जो डेफिनेशन दे रहे हैं, आई थिंक वो एक एडिशनल चीज है जो मुझे लगा कि एसपीजी ने कही. Equanimity holds empathics and allows things to unfold. Okay. Yeah. It is the issue of self comes to an end as we understand Kamma. With this, we realize that ultimately no one did anything. It is just the patterns and program get established based on reckless actions of one and each person has done to them. Basically, ultimately, किस तरीके से हम अपनी मेडिटेशन में उस इक्वानिमिटी की क्वालिटी पे आ पाए. और ये कुछ फोर्सफुल तरीका नहीं है, मतलब प्रॉब्ली द नेचुरल वे हम धीरे धीरे अपनी साधना को गहरा करके पन्या के थ्रू इक्वानिमिटी की तरफ पहुंच पाए. थैंक यू. सर आप कुछ कह रहे हैं? The teaching depends upon who is the audience and at what stage is the listener. So the answer is to teaching is to be माइक के करीब आए. teaching जो है वो listener के stage के हिसाब से appropriately देनी होगी. तो
यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है कि आप ब्रह्म विहारों को अडॉप्ट करिए, वो ब्रह्म विहारों को प्रैक्टिस करने से आपके जो बेसिकली 3 ब्रह्म विहार जो हैं पहले वाले, उनसे आपके कोई संखार उखड़ने वाले नहीं है। They're not going to do, they're going to give a balm. They're going to give a balm to a troubled heart. परेशान है आदमी, बहुत दुखी है, किसी जो भी है, is burning with jealousy, or is suffering because of his or other suffering, or he has enormous ill will towards others. उस सब पे एक बाम लगाने के लिए जो इक्वानिमिटी है, वो किस तरह की इक्वानिमिटी है? इज इट अ फोर्स्ड इक्वानिमिटी और इक्वानिमिटी बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग? इक्वानिमिटी बेस्ड ऑन कम्मा इज ए mundane equanimity. What does it do? It makes us see कि भाई हर आदमी जो भी मेरे पे परिस्थिति आ रही है वो मेरे कर्म का फल फर्स्ट, and therefore there's no point in my criticizing other. इसने मुझे दुख कर दिया, इसने परेशान. That's a part of mundane wisdom. That's a part of samadhi. Now, can we really integrate it in our being? Just जानने से नहीं होता ना. ये जानने से कि मेरे को जो कुछ भी परिस्थिति आ रही है वो मेरे कर्मों का फल है, ये जानना मात्र काफी नहीं होता. एक्सेप्ट करने का जो भी हो रहा है, उसके लिए गहन साधना की आवश्यकता है, गहन एबिलिटी की आवश्यकता है कि हम देख पाए क्या कैसे दुख जाग रहा है और कैसे उससे बाहर निकला जा सकता है, समझ जाता है, इससे बगैर नहीं. तो ब्रह्म विहारों का अपना एक अवसर इतना ही फंक्शन है कि हम एक प्लेजेंट अबाइडिंग में रह सकें जब बहुत थिंग्स आर गोइंग वेरी बैड. But if somebody is really developed in practice and he can handle the unpleasantness of life as a means of development of panya, nothing like it. So that is the difficult path of practice. आप कह रहे हो हमने पिछले साल पढ़ा था difficult path of practice and an easier path of practice. Easier path will lead to some level, but and there we will do this. पहले मन को शांत करेंगे, फिर समाधि का अभ्यास करेंगे, फिर कोशिश करेंगे, फिर वो चीजें उखड़ेंगी, फिर उसको देखेंगे. एक साधक है जिसकी समाधि पहले काफी है, तो उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, तो दिखता है ओके आई अंडरस्टैंड दैट. लेकिन गो टू प्रैक्टिस सो एज टू calm down the mind. With the troubled mind he does the investigation. With the troubled mind there are two ways of handling it. Either you practice metta or you do investigation. Now, if one has that ability to do investigation, you just uproot the whole thing. You just have to cut it out. No, but that is not always everybody can't do it. So therefore, suitable method has to be applied to them. खासतौर पे क्योंकि वेस्ट में लोगों में सेल्फ डेप्रिशिएटिंग टेंडेंसी बहुत है, because of the culture, because of the concept of sin and so on. So there they need to be told again and again, practice metta towards yourself, practice karma towards yourself. हमारे यहाँ तो सेल्फ एप्रिशिएटिंग टेंडेंसी ज्यादा है, एप्रिशिएटिंग टेंडेंसी नहीं है भारत में. So we need a different kind of understanding. I don't think many of us have that feeling कि मैंने गलत कर दिया तो मैं तो गलत हूँ. हो गया खत्म हुई बात. We all take it in the stride because of our kind of cultural embedment. जिस culture में हम embedded हैं, उस culture में self depreciation की बात नहीं आती. Self is always seen as pure and whatever, Atma and Bhagwan and all that. So that it doesn't have that kind of a concept. So there, of course, there are some. ऐसा नहीं कि भारतवर्ष में लोग ऐसे नहीं है जिनको self-depreciating tendency नहीं है. They are the people who get into depressions excessively. So there, of course, then this kind of triptych has to be adopted.
You have to develop the ब्रह्मविहार, you have to develop positivity, ताकि मन शांत हो जाए और फिर धीरे धीरे वो आगे जो पुण्य को याद करने की बात है, that is a part of the practice. Chaganussati, Panyanussati, Buddha recommends as anusati. For what purpose? Again, for soothing the troubled heart. It is not a method of uprooting defilements. It is just to soothe the troubled heart. जब मन बहुत बेचैन हो रहा तो बुद्धानुसति कर लो, धम्मानुसति कर लो, संघानुसति कर लो, छागानुसति कर लो, शीलानुसति कर लो, देवतानुसति कर लो. These are the recommended by the Buddha. 6 anusati. Why? So that you get inspired to do work. And some happiness arises. Then you practice. Your happiness is a basis of concentration. And then you practice concentration. Then you practice tranquility. Then you practice Yathabhuti Jnana Darshanam, and slowly you move forward. So there is a graduated path. But there is also the teaching that pleasant feelings should be seen as painful. But that is for some other set of people. That's what the people who are aiming for breakthrough. So we have to know where we are and what teaching we should apply. We should be careful in deriving conclusions from it. I think that should be enough. Sir, I think in this book it was also mentioned that you have to see the patterns which is coming just as patterns and not take it as self. Now, like whatever you spoke about it, like, for different people, if you have a troubled heart, then either you investigate or you practice Maitri for yourself, or different methods. And so where does this exactly, like, if we just keep it like resolve, also if we have to use the sati and panya wisdom to, how does one then break the pattern? If you just take it in a very light manner and see this is just a pattern, or ye mera hi karma hai, jo bhi whatever it is coming, on an understanding level, it is fine to work towards this. How does one completely break the pattern as such? To break the pattern, do you say it's only through investigation and see what is arising, and how do you feel it, and where is the trigger, or what does it, how does one move forward to end it as such? Maybe Deepak can first address it, and if need be, I can. So मैंने सारी पूरा ध्यान से सुना ही नहीं क्वेश्चन. Either in interest of time, maybe, sir, I think we are already. See, what have you understood by the term pattern, Geeta? जो बार-बार जो चीजें जो हुआ. हाँ, तो वो उसको कैनोनिकल भाषा में संस्कार कहते हैं या आदतें कहते हैं. आदत है हमारी गुस्सा करने की, नाराज होने की, सुंदर चीजों के प्रति जाने की, जो भी हमारी आदतें हैं, तो आदतों को बदलना है, संस्कारों को शमन करना. उसके लिए तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करिए, धीरे धीरे कम हो जाएगा. कोई भी रूट ले लीजिए, सती पठान को फॉलो कर लीजिए, सिर्फ धीरे धीरे अराइजिंग पासिंग अवे होगा, तभी अपरूटिंग तो वैसे ही होगी. You see the things arising, don't react, be equanimous in the true sense, meaning equanimity based on understanding of anicca. So you see the anicca arising of phenomena, wait patiently, equanimous. Why? Because you know that things are impermanent, it doesn't matter, and it will pass away. उसकी एनर्जी थोड़ी निकल जाए, और ये बार बार देखेंगे, धीरे धीरे समझ हो जाएगा. वही तरीका उसको तो, और अपरूटिंग का तो बेसिक यही तरीका है. बाकी सब चीजें बाम लगाने की, परेशानी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो यू कैन काइंड ऑफ अप्लाई बाम सो दैट यू कैन बी रिमेन इन द वर्ल्ड इन अ पीसफुल मैनर, एंड देन प्रैक्टिस प्रॉपर्ली. अच्छे बुरे की पहचान तो पहले करनी पड़ेगी ना. ये ठीक है, बुरा है, दिस आर द पार्ट ऑफ पन्या. ये वाला ट्रैक जो है गलत है, ये
गुस्से वाला ट्रैक गलत है, ये नहीं करना चाहिए, मुझे सामान्य व्यवहार करना चाहिए, तो फिर उसको छोड़ने की तरफ इंस्पिरेशन जागेगा। फिर मैं देखूंगा गुस्सा क्यों जागता है, या मैं प्रतीच्य समुत्पाद की तरह से देखूंगा, अच्छा ये वेदना जाग रही है, इसके प्रति मेरा नित्य बोध नहीं है, तो मैं उस पर साधना करूँ, लेकिन अविद्या हटाऊं, एंड देन आई प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली, और यू प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू standard laid out procedure, see the arising and passing away of phenomena, and let them go. So whichever way appeals to us, we can practice. So thank you. Okay, so if no more question, we will do some chanting. चैंटिंग में हम प्रतिदान की गाथाओं का पाठ करेंगे और पुण्य समर्पण की गाथाओं का पाठ। इसमें भी हम वही जो हमारे साइक्लोन से